आज के इस क्लास में हम लोग पूरा करेंगे 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपका प्रोज सेक्शन से बिलोंग करता है। अगर जो भी स्टूडेंट इससे पहले मैंने पोइट्री सेक्शन का 150 क्वेश्चंस करवाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखो, क्योंकि मैंने 3 पार्ट इससे पहले 2 पार्ट मैंने करवाया, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का और दूसरा जो कि मैंने पोइट्री का करवा रखा है, और ये तीसरा जो कि आपके पास प्रोज सेक्शन का है, जहाँ पे हम लोग टोटल अप्रॉक्स समझो 200, मैं 200 तो नहीं बोल सकता हूँ बट 180 प्लस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन होने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप समझना चाहते हो, अगर पूरा वीडियो को याद करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट सोचते नहीं मुझे आप पीडीएफ दे दो, मैं पीडीएफ से कर लूँगा, तो वो समझ लो आपके फ़ोन में पीडीएफ बहुत सारे पड़े मिलेंगे, तो बस वो आपके फ़ोन में सजाने के लिए इनफ है, फ़ोन के स्पेस को फुल करने के लिए है, आपके दिमाग को फुल कर नहीं पाएगा। सो गाइस, प्लीज़ वॉच द टिल एंड। तो चलिए गाइस, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि हमें 200 क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है। So first question here is the sentence, the distinguishing characteristics of modern civilization is our indefinite multiplicity of wants is from। ये जो लाइन जो लिया गया आपको, जैसे यहाँ पे सिविलाइजेशन देखना, आपके एग्जाम में कम से कम ऐसे 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आपको आपके बुक के लाइन से पूछा जाएगा। जैसे कोई भी लेसन का आपका कोई भी लाइन दिया जाएगा और उस लेसन आपसे ये पूछ जाएगा ये लाइन कौन सी लेसन से है या इसको लिखने वाले कौन है, तो आपको वहाँ पे आंसर टिक आउट करना पड़ेगा। वैसे इस लेसन में आपको लग रहा होगा ये लाइन जो है सिविलाइजेशन, और आपकी फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के ऑथर महात्मा गांधी, द आर्टिस्ट सीगा नोया, आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, द अर्थ H.E. बेट्स। तो प्लीज़ गाइस, अब इसीलिए मैंने बोला पूरा वीडियो देखो तो आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। द सेंटेंस आफ्टर ऑल, ये लाइन आफ्टर ऑल आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में कुछ न कुछ तो ऐसा है, डैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, कि यह आज भी सभ्यता को, सिविलाइजेशन को जीवित रखा है। ये भी लाइन कहाँ की है? ये भी लाइन आपकी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी जी ऑथर इनके। आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्टन रसल। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सायर्स। अ मैरिज प्रपोजल, एंटन चेखव। ये आपको इतनी सारे ऑथर्स का नाम जरूर याद रखते चलो, मैं तो यहाँ पे रिपीट दे रहा हूँ, रिपीटेशन के साथ साथ आपको याद जरूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज़, भारत की जो सुंदरता है, ग्लोरी इट मीन्स सुंदरता, वह यह इस प्रकार है कि वह कैसी है। तो इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज़ इमूवेबल। इमूवेबल मतलब जो कभी, मूवेबल का मतलब होता है जो परिवर्तनशील हो सके, परिवर्तित होते रहे, बट इमूवेबल जो कभी परिवर्तन ना हो सके। मतलब भारत की ऐसी सुंदरता है, चाहे कितनी भी सभ्यता क्यों ना आ जाए, कितनी भी हमारे पास टेक्निकल चीज़ें क्यों ना आ जाए, लेकिन भारत की सभ्यता, सिविलाइजेशन कभी भी बदल नहीं सकती। फारोज वर रूलर्स ऑफ एंशियंट, फारोज जो हैं ये कहाँ के शासक थे, पुराने किस जगह के, तो फारोज एंशियंट इजिप्ट के ये शासक कहे जाते हैं। गाइस, इसके साथ ही मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। ये जो लेसन है आपका फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का क्वेश्चन है, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई आपकी लेसन है। आपको क्या याद है इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका डेट ऑफ बर्थ कब है? इट मीन्स मुझे साल जानना है, आपसे मैं ईयर पूछना चाहता हूँ, मुझे डेट नहीं चाहिए। अगर जिनको याद अच्छी बात है, नहीं याद हो तो आप ध्यान रखेंगे 1869 में इनकी जन्म होती है और 1948 में इनकी मृत्यु होती है। इसके अलावा जो है इनकी आपको इनका फेमस ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इसके अलावा इनकी एक और जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी रहती है जो कि है यंग इंडिया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सॉरी, इनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, इनकी एक बस आर्टिकल समझना आप, इनकी ऑटोबायोग्राफी में कहना गलत है। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, ये किसकी आधार है? अगर यहीं पे क्वेश्चन आता है यह मोटो किसका है, मोटो मतलब इसे कौन फॉलो करके इसे अपना आदर्श मानते हैं, तो आपका आंसर कुछ और होगा। लेकिन बेस किसका है, तो बेस है इंडियन सिविलाइजेशन का। यहाँ पे राइट आंसर होगा इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, सिविलाइजेशन एक वैसी स्थिति है जो कि विकास करता है, किसका विकास करता है, तो ऑफ ए पीपल, एक व्यक्ति का विकास करता है। गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ, गिबॉन एक कहाँ की यह सिविलाइजेशन है, तो गिबॉन जो है यह आपकी इटली की सिविलाइजेशन है।
यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब भारत के लिए डैश है। अगर यूरोपियन सभ्यता अगर हमारी भारत में आ जाती है, जो अगर आज बात करें हम, अगर इंग्लैंड की हो या अमेरिका की, रशिया की, स्विट्ज़रलैंड की, फ्रांस की, अगर ये सारी सभ्यता अगर हमारे भारत में आती है तो इसका मतलब भारत की क्या है, भारत की बर्बादी है। और बर्बादी इट मीन्स रियून। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रियून फॉर इंडिया। अगर यूरोपीय सभ्यता आती है तो भारत के लिए एक बर्बादी की तरह है। द इन्वेंशन ऑफ, किसकी आविष्कार, प्रूव्ड, ये साबित कर दिया, अ माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब आपने जरूर देखा होगा कि जिस लाइक कि आप रोड पे जब चल रहे होते हो तो इस तरह से आपको ऐसे वाला पिक्चर दिखता होगा, लखनऊ 600 किलोमीटर ऐसे वाला, और उस पर लिखा हुआ ऐसे मिलते हैं आपको NH122 ऐसे वाले, इसी को कहते हैं माइलस्टोन। तो किसकी ऐसी आविष्कार हुई जो कि ये साबित कर दिया कि यह जो है आदमी अब विकास की ओर बढ़ रहा है। मतलब अब उसकी जो है ना, ये जो डिस्टेंस जो है, दूरी जो है अब बहुत कमती जा रही है। आप देखते हो अक्सर कभी भी आप जा रहे होगे तो अब आपकी भी आदत रहती होगी, मेरी भी बचपन में ऐसी आदत थी कि ये देखना कि अब कितनी डिस्टेंस बाकी है, तो इसके लिए आप भी खिड़की से अक्सर झाँका करते होगे। तो द इन्वेंशन ऑफ, यहाँ पे हमारी हो जाएगी फायर। सबसे पहले जो अर्ली मैन जो थे उन्होंने जब आग को खोजा तो इनसे उनको प्रूव्ड हो गया कि नहीं, लग रहा है अब वह बहुत ज़्यादा वह तरक्की कर रहे हैं, वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। डैश वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। कौन एक लीडर, पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन एक राजनेता की तुलना में एक आध्यात्मिक व एक नेता थे। मतलब वो पॉलिटिशियन ना होते तो एक स्पिरिचुअल लीडर थे। तो इसका हमारा राइट आंसर महात्मा गांधी जी बनेंगे। तो महात्मा गांधी वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। सेक्रीफाइस कर देना, न्योछावर कर देना, ये किसकी हम सोल एम थी, तो ये ऋषि की यह सोल एम थी। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ऋषि का स्पेलिंग मैंने गलत टाइप कर रखा है, प्लीज़ गाइस ये टाइपिंग आप समझ सकते हो। बहुत सारा क्वेश्चन रहता है तो मैंने तो एरर फिर भी फाइंड आउट करके निकाला है, फिर भी छूट जाते कुछ कुछ। तो ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऋषिज। क्वेश्चन नंबर 12, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वॉज रिटन बाय, ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की। यहाँ पे ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। गाइज अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइज लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। द माइंड इज अ रेस्टलेस। जो हमारा जो दिमाग है, डैश, हमारा दिमाग एक आराम विहीन डैश की तरह है। द मोर इट गेट्स, जितना ज़्यादा इसे मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतनी ज़्यादा ये चाह करता। आप देखते हो कि अक्सर चिड़िया को कभी भी अकेले नहीं बैठती है। अगर आप चिड़िया को 2 रोटी दे दो फिर भी क्या देखोगे, चिड़िया वो उड़ के दूसरी जगह जरूर जाएगी वह दाना चुगने के खातिर। क्यों? उसका तो 2 रोटी में तो उसके पूरे खानदान का पेट भर जाएगा, फिर क्यों जा रही चिड़िया? क्योंकि उसने जीवन में सीखा ही है कि हमेशा जीवन में मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो हमारा दिमाग की भी बिल्कुल उसी तरह से है। जो चीज़ आज हमें जितनी मिलती है हम उसकी चाहत, हमारी जो है चाहत जो है ना मल्टीप्लिसिटी होती रहती है, मल्टीपल में बढ़ती जाती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द मोटो ऑफ, ये किसकी मोटो रहती है? तो ये अभी आपको मैंने जस्ट आपसे आई थिंक मैंने डिस्कशन किया था। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। इससे पहले बेस अगर पूछा जाएगा तो बेस आपका कौन सा हो जाएगा? तो बेस ध्यान में रखेंगे, बेस आपका जो होगा ये इंडियन सिविलाइजेशन। आई थिंक आपको ध्यान में ये सारी बातें कुछ कुछ जो मैंने बोल रहा हूँ, जैसे मैं रिपीटेशन भी दे रहा हूँ इसी वजह से, ताकि आपको चीज़ें रिकॉल होती रहे। क्वेश्चन नंबर 15, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ डैश। जो यूरोप के लोग जो थे उन्होंने अपनी ये सभ्यता सीखी थी किसके किसके राइटिंग से? तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ग्रीस और रोम। इसी को हम ग्रीक और रोमन भी कह लेते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इसी को ग्रीक भी बोल देते हैं और रोम को रोमन भी कह देते हैं। तो ग्रीक और रोम। आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, आई हैव अ ड्रीम किनके द्वारा लिखा गया है? तो आई हैव अ ड्रीम जो लिखा गया है इसके राइट आंसर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि बिलोंग करते हैं अमेरिका से। ये एक क्या थे? नीग्रो थे, हब्सी जाति के, मतलब ये काले वर्ण के लोग थे। यहाँ पे इतनी बातें, और वैसे आगे क्वेश्चंस और देखेंगे हम लोग। एंटन चेखव, अ मैरिज प्रपोजल। सिगानोया, मैं भूल गया, द आर्टिस्ट। एचिविट्स, द अर्थ। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ रहा होगा, सिगानोया द आर्टिस्ट और एचिविट्स द अर्थ।
डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वकालत की, किस चीज़ की वकालत की, तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल, अहिंसावादी जो संघर्ष थी उस चीज़ की उन्होंने वकालत की। तो ध्यान रखेंगे इसका आपको क्वेश्चन जैसे आ जाए ना एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, तो इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वह बनेगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अच्छा चलो देखो इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपको ब्लैक ब्लू वाला जो क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज ए ग्रेट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान क्या थे, तो ध्यान रखेंगे वह एक महान ऑरेटर थे। ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता थे, ठीक है ना। आई होप आपको ये स्पेलिंग दिख रहा होगा। डैश वॉज सिविल राइट एक्टिविस्ट, और सिविल राइट एक्टिविस्ट कौन थे, तो वो भी थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ओके ना गाइस, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर आपके क्या थे, वह एक ऑरेटर भी थे और एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। प्लीज़ गाइस आप ये वीडियो की लेंथ को देख के मत घबरा जाना कि इतनी देर में कैसे पढूं। आप कितनी देर मेम्स पे देख के रील्स को देख कर टाइम वेस्ट करते हो, उसी तरह से आप यहाँ भी समझना ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो उसी तरह से आप इसे देखो और समझने की कोशिश करो। मैं बोल रहा हूँ आप अगर सुनोगे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से तो आपको क्वेश्चन रट जाएगी। कुछ और बातें मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में आपको बता दूँ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 में होता है। इनकी इनकी मृत्यु 1968 में होती है और इनकी जो मृत्यु होती है वह एक मेम्फिस नामक एक जगह पे होती है। आप ध्यान रखेंगे इनकी मृत्यु कब होती है, क्योंकि इन्हें जो है असैसिनेट किया जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। एग्जैक्टली आप ध्यान रखेंगे मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी जाती है 1968 में। और पता है आपको इनके मरने के 4 साल पहले, इट मीन्स कब, 1964 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है, नोबेल प्राइज फॉर पीस। मतलब इन्हें शांति के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है कि इन्होंने अपने अधिकार पाने के लिए शांति से दंगा आंदोलन जो भी किया शांति से किया, इस वजह से इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपेलिंग, किसकी कंडीशन, किसकी स्थिति कष्टदायी थी, तो यहाँ पे आंसर होगा नीग्रोज। नीग्रोज जनजाति की स्थिति बहुत ही कष्टदायी थी। द एमनिसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन ऑफ अमेरिका साइन डैश ईयर्स अगो। देखो ये जब आप लेसन पढ़ोगे ना तो उसमें आता है एमनिसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन, इट मीन्स घोषणा पत्र। आपने सुना होगा ना कभी कि ऐसा कि आप ऐसे कोई पेपर बनाते हैं, हम लोग साइन करते हैं कि आप 20 सालों तक जो है इस ज़मीन पे रहो, इसके बदले मैं आपको 50 लाख रुपए दे रहा हूँ, ऐसे कुछ भी बातें जो भी बनती है उसी को कहते हैं मतलब घोषणा पत्र, मतलब कंडीशन वाली जो होती है। तो ये जो कंडीशन वाली जो बनी थी अमेरिका का, ये उन्होंने साइन किया था जब ये लेसन लिखा गया कितने साल पहले। देखो यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा 5 स्कोर्स ईयर एगो। 1 स्कोर इक्वल टू, आपको पता है 1 स्कोर में कितने ईयर होते हैं, नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, बट थोड़ा पता है, मैं आपको बताता हूँ। 20 ईयर्स होते हैं। 1 स्कोर इक्वल टू 20 ईयर्स। तो 5 स्कोर्स इट मीन्स 100 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे। डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कौन स्वेल्टरिंग तप रहा था किस चीज़ से, गर्मी से। किसकी गर्मी, अन्याय और दबदबा की गर्मी से। तो इसका कोई अर्थ नहीं आंसर, मिसिसिपी इज द राइट आंसर हियर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। मिसिसिपी तप रहा था अन्याय और दबदबा की गर्मी से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। यही क्वेश्चन आ सकता है कि यूएसए का एक डेजर्ट स्टेट किसे कहा जाता है, तो यूएसए का डेजर्ट स्टेट भी आपका राइट आंसर होगा। मिसिसिपी इज द डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। ओहो मुझे लगा क्वेश्चन रिपीट हो गया। एमनिसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन गेव द नीग्रो। एमनिसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन ने नीग्रो जनजाति को दिया, क्या दिया, तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। वह जो है ना दास गुलाम प्रथा इस सारी चीज़ों से जो है उनको क्या करवा दिया है, वो से आज़ाद करवा दिया। अच्छा एक और चीज़ मुझे आपसे क्वेश्चन ये मैं जानना चाहता हूँ कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ये स्पीच कहाँ से दे रहे थे, तो ध्यान रखेंगे ये उनकी स्पीच जो है वाशिंगटन डीसी से दे रहे थे। कहाँ से दे रहे थे, वाशिंगटन डीसी से दे रहे थे, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी से। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन एक और भी आ सकता है जस्ट लाइक कि वैसे मैं देख लेता हूँ आई हैव अ ड्रीम जो है आपके बुक में कितनी बार रिपीट की गई है। वैसे ये क्वेश्चन मैंने हो सकता है मैंने दिया भी हो सकता है नहीं भी दिया होगा, फिर भी आप देख लेना। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आई हैव अ ड्रीम कितनी बार आपकी लेसन में आई है, तो आप उसका बोलोगे कि आई हैव अ ड्रीम हमारे बुक में टोटल 8 टाइम्स आई है। नीग्रोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका। नीग्रोज पहले अमेरिका के पहले डैश थे, तो नीग्रोज अमेरिका के पहले स्लेव्स थे, गुलाम थे। डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। देखो मैंने क्वेश्चंस फिर से रिपीट कर दिया है कि कौन
एडवोकेट किया, वकालत की, किस चीज़ की, अहिंसावादी स्ट्रगल की, संघर्ष की। तो हमारा राइट आंसर मार्टिन लूथर किंग जूनियर बनेगा, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में डिस्कशन किया था। डैश वॉज ए ग्रेट ऑडिटर, कौन एक महान वक्ता, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। देखो सब क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, कितनी ज़्यादा रिपीट हो रही है ना, रिपीट होना इट मीन्स आपको याद होगा, ये मत सोचना कि सर रिपीट कर रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चंस रिपीट होंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट वो भी रिपीट वाले मतलब क्या, आपको मिडिल वाले रिपीट हो रहे होंगे, साइड वाले जो आपको नंबरिंग वाले नंबर क्वेश्चन वो रिपीट नहीं मिलेंगे। तो कौन महान एक वक्ता और यहाँ पे वो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, तो वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लेकिन देखो मैंने आपको रिपीट किया तो मैंने नया क्वेश्चन भी दिया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे, तो भगवान की दया से उन्हें 4 मात्र बच्चे थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड ओनली 4 चिल्ड्रन। डैश हैज गिवन द नीग्रो पीपल, किन्होंने दिया नीग्रो जनजाति को अ बेड चेक, एक बेड चेक दिया, ऐसा चेक मतलब जो आया जिस पे लिखा हुआ इनसफिशिएंट फंड, ध्यान रखेंगे इस पे लिखा हुआ आया था इनसफिशिएंट फंड। तो किसने दिया था नीग्रो जनजाति को एक बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड को, जिस पे ये लिखा हुआ आया कि वो इस पे अपर्याप्त पैसे हैं। तो इसने कौन दिया था, तो इसका राइट आंसर बनेगा अमेरिका। एक और ऑप्शन होना चाहिए, जाने दो, मुझे राइट आंसर सब मतलब है। सेबी वॉज ए 12 ईयर्स ओल्ड जैस बाय, सेबी 12 साल का कैसा लड़का था, सबसे पहले ध्यान रखेंगे सेबी कितने साल का लड़का था, 12 साल का था। और कौन से देश से बिलोंग करता था, तो सेबी बिलोंग करता था जापान से, इसलिए सेबी वॉज ए जापानीज बॉय। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेबी को किस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, तो उसे इंटरेस्ट रहता था गॉड्स में। अच्छा मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, बेंजी को किस चीज़ में इंटरेस्ट रहता था, तो अरे सर बेंजी को मुर्गियों में इंटरेस्ट रहता था, चिकन्स में, तो बेंजी वॉज इंटरेस्टेड in hens. The curio dealer sold the god to a wealthy collector for dash yen. Curio dealer जो सामान जो जिससे के हाथ पॉटर ने बेचा, स्कूल के प्यून ने, चपरासी ने जो जब्त की हुई लौकी को, तो उसे न उस गया और दुकान वाले को दिया, वो दुकान वाले को दे दिया और दुकान वाले ने बेचा, कितने में बेचा, एक किसको बेचा, सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि किसको बेचा, तो वह बेचा एक वेल्दी कलेक्टर को। और कितने में बेचा, तो वह बेचा था 600 येन में। कितने बेचा था, 600 येन में। पूरा बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखोगे, कुछ भी आगे पीछे मत कर लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपके एग्जामिनर बोलेंगे, तो मैं तुम्हारे साथ गड़बड़ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है गाइस। तो इन्होंने 600 येन में बेचा था। द पॉटर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर डैश येन, और जो पॉटर जो था, पॉटर का मतलब जो कूली कहते वैसे, और इसमें पॉटर का मतलब यहाँ पे स्कूल में जो होते हैं ना गार्ड, उन्हें कहते हैं पॉटर। तो उस पॉटर ने, जिसको टीचर जो है ना वो एथिक्स वाले टीचर ने जब्त की गई लौकी उसको दे दिए। तो वह जो जब्त की गई लौकी थी वह कितने में उसने बेचा उस दुकान वाले के हाथ, तो उसने बेचा था 50 येन में। तो अब समझना, सेबी नाम का लड़का था, उसने गया मार्केट और उसने मार्केट से खरीदा लौकी 10 सेन में। कितनी इंच की लौकी थी, 5 इंच की लौकी थी। स्कूल में बेचारा एक दिन पिट गया, टीचर ने छीन लिया और टीचर ने दे दिया पॉटर को। पॉटर गया एक दुकान वाले के पास और उसने बेचा उस दुकान वाले को 50 येन में। और दुकान वाला इतना चालाक कि उसकी दुकान पे एक धनी मनी एक कलेक्टर आए और उसके हाथ उसने बेचा 600 येन में। तो इससे क्या समझ में आता है, हमारे समाज में जो है ना, बच्चों के अंदर जो होती है ना, जो उनके अंदर जो आर्टिस्ट होती है, जो उनके अंदर जो इनहेरेंट क्वालिटी होती है, उसे लोग दबा देते हैं, जो कि दबाना नहीं चाहिए। सीगा नोया इज डैश अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, सीगा नोया एक कैसे राइटर है, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो सीगा नोया इज अ जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर। बिल्कुल आप इसी तरह से ध्यान रखेंगे। देखो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो सीगा नोया इज ए शॉर्ट स्टोरी जापानीज राइटर हो जाएंगे। इनकी जन्म मृत्यु से आपको कोई मतलब नहीं, छोड़ दो। डैश वॉज सेलिंग ड्राइड पैरसिमॉन्स एंड ऑरेंजेस, कौन बेच रही थी, पैरसिमॉन्स मतलब खजूर और ऑरेंजेस नारंगी, जिसके यहाँ से सेबी 10 व 5 इंच का लंबा लौकी खरीदा था। तो कौन बेच रही थी, तो एन ओल्ड वुमेन बेच रही थी। वन डे सेबी वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर, एक दिन सेबी रंगे हाथ पकड़ा गया उसके कौन से टीचर के द्वारा, बाय हिज एथिक्स टीचर। क्या करते हुए, पॉलिशिंग हिज गॉड, वह क्या कर रहा था, अपनी लौकियों को पॉलिश कर रहा था।
सेबीज फादर वर्कड एट डैश शॉप, सेबी के पापा कहाँ पे काम करते थे, तो एट कारपेंटर शॉप। सेबी बॉट ए डैश इंच कॉर्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन, सेबी ने कितनी इंच की लौकी खरीदी, तो मैंने पहले डिस्कशन किया 5 इंच की 10 सेन में लौकी खरीदी थी। जर्मनी ग्रीड इज अ फेमस डैश राइटर, जर्मनी ग्रीड एक प्रचलित डैश राइटर है, कैसी लेखिका है, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट इट मीन्स की महिलाविद, वैसी लेखिका जो महिला की संबंधित बातें जो लिखा करे उन्हें कहते हैं हम लोग फेमिनिस्ट राइटर। नेक्स्ट सी बिलोंग्स टू, इनका संबंध कहाँ से है, तो ये जो क्या नाम कहता हूँ इन्हें, जर्मनी ग्रीड जो है इनका संबंध जो है जर्मनी से नहीं बोल देना, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से रहता है, ठीक है ना। इनकी जन्म मृत्यु, वैसे जन्म के बारे में डिस्कशन किया गया है, 1939 में जन्म होता है, बट इनकी जन्म अपना भी याद रखो चलेगा। हाँ, लेकिन एक और चीज़, जर्मनी ग्रीड कौन सी लेसन की ऑथर है, तो जर्मनी ग्रीड जो ऑथर है ये है अ चाइल्ड इज बॉर्न की। अच्छा, एक और चीज़, अ चाइल्ड इज बॉर्न जो है ना, ये लेसन जो है ये आपके कौन से बुक से लिया गया है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये ली गई है सेक्स एंड डेस्टिनी से ली गई है, ध्यान रखोगे ना। सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। सेलेथी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ, सेलेथी महिलाएं और बच्चों को दी जाती है ड्रेस कब, कौन से दिन में जन्म के। अच्छा, हमारे यहाँ जो बच्चे जब वो जन्म लेते हैं तो कितने दिनों पे छठियार उनकी मनाई जाती है, अक्सर 6 दिनों पे। आप लोग भी टिक करके आओगे 6 दिन, मगर गलती मत करना, अक्सर जो है 6 दिन वाले जो लोग हैं वो गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर आपका 7th डे में हो जाएगा। द प्रेस्टीज ऑफ वाइट कोट इज, प्रेस्टीज मतलब तो इज्जत, मान सम्मान, गौरव, उनका मान सम्मान गौरव जिनका वाइट कोट इट मीन्स डॉक्टरों का, वो क्या होता है उनके लिए, वो बड़ा होता है और उसको करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा आई थिंक एक मूवी में, अक्षय कुमार की मूवी, जिसमें मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें डॉक्टर की बहुत ज़्यादा वो चापलूसी करते हैं, मरे हुए पेशेंट को बोलते नहीं भी जिंदा हैं, ये वो बहुत कुछ, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, टाइगर जिंदा नहीं, आप लोग बता देना कौन सा है। इन बांग्लादेश रूपतोका इज अ टाइप ऑफ डैश, बांग्लादेश में रूपतोका एक प्रकार की क्या चीज़ है, तो ये देखो, ये रूपतोका जो है ना एक तरह की फेरी टेल्स है जो अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं को सुनाया जाता है। गार्लैंड्स ऑफ डैश वर गिवन टू अ न्यू बेबी, गार्लैंड्स जब बेबी हो जाती है तो उसे पहनाया जाता माला, कैसी माला पहनाई जाती है नए बेबी को, तो वह पहनाई जाती है टर्मरिक, टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी, और एक होता है टर्मरिक एंड गार्लिक्स, गार्लिक्स का मतलब होता है लहसुन। ये तो आप लोग भी गाँव घर में अक्सर देखे होंगे, बच्चे के जन्म के बाद या दुर्गा पूजा के अवसर पर लोग क्या करते हैं, उन बच्चों के गलों में हल्दी और लहसुन की माला पहना देते हैं। इन द डैश द हस्बैंड वाइफ इन डू यू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, कौन सी जगह पे हस्बैंड और वाइफ दोनों स्वतंत्र रूप से और दोनों अलग अलग बहुत ही ज़्यादा अपनी फ्रीडम का मज़ा लेते हैं, तो इन द वेस्ट में जो है महिलाएं और हस्बैंड दोनों एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ क्या होती है, एक बार जिनकी शादी हो गई जीवन भर उन्हीं के साथ रहना है, तो वो चीज़ें नहीं होती है। देखो इनकी कुछ बुक का नाम मैं लिख देता हूँ, द फीमेल यूनच, सेक्स एंड डेस्टिनी, द चेंज, ये इनकी बुक है। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न जो है ये एक छंद है, कौन से लेसन से एक्सट्रैक्ट, ये छंद कौन से बुक से लिया गया है, तो सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज रिटेन बाय, हाउ फ्री इज़ द प्रेस ये किनके द्वारा लिखी गई है, तो हाउ फ्री इज़ द प्रेस के ऑथर बनेंगे आपकी डोरोथी एल सायर्स। एची बीट्स जो बनेगी ऑथर, एची बीट्स बनेंगे आपके द अर्थ के जॉन किट्स। हाँ देखो ये क्या कर दिया मैंने, कोई बात नहीं है, जॉन किट्स आपके ऑथर बनते हैं, और टू ऑटम के एंटन चेखव अ मैरिज प्रपोजल के ऑथर बन जाएंगे। द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, कौन सी ऐसी प्रेस है जो कि एकमात्र ऐसी दुनिया की प्रेस है जो स्वतंत्र है, जो कुछ भी छाप सकती है, और इसका राइट आंसर बनेगा ब्रिटिश प्रेस, या इसी को हम कहते हैं द ग्रेट ब्रिटेन। दोनों में से कुछ भी आप बोल लो, आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन आ जाए, इट मीन्स ब्रिटिश की बात होती है कि पहले जब इन्होंने लिखा है डोरोथी एल सायर्स हाउ फ्री इज द प्रेस के बारे में, तो ये कहती है कि डोरोथी एल सायर्स की ब्रिटिश प्रेस जो है वह सिंगुलरली एकमात्र ऐसी प्रेस है जो दुनिया में स्वतंत्र है। बट अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो न्यूयॉर्क वगैरह पहले अभी नंबर को हासिल कर रही है, जिसमें तो हमारे इंडिया बहुत ज़्यादा 112 में रैंक को पता आ रही है।
द फर्स्ट चीप सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज़, जो पहला जो मुख्य स्रोत है किस चीज़ का, तो न्यूज़पेपर के आय का, वह क्या है, जो न्यूज़पेपर की जो इनकम आती है। तो आप लोग भी देखते होंगे जब भी आप अपना पेपर उलटते हो तो सबसे पहले लिखी मिलती है TMT छड़वाड़ लगाइए, घर को भूकंप से बचाइए। इट मीन्स क्या, एडवर्टाइजमेंट, प्रचार जिसे कहते हो आप लोग, एडवर्टाइजमेंट से ही पहली जो है सोर्स है न्यूज़पेपर की रेवेन्यू की। सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग, सेंसरशिप सौंप दी जाती है, कब सौंप जाती है, और इमरजेंसी के दौरान, आपात स्थिति के दौरान। द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ पीपल, कौन ऐसे हैं जो लोगों के मालिक नहीं बल्कि लोगों के नौकर हैं, और जो कि हैं द स्टेट इज नॉट द मास्टर, इसका राइट आंसर बनेगा स्टेट। द प्रेस इज फ्री डैश, प्रेस जो है फ्री है, कहाँ पे, क्या अब सभी जगह फ्री है, नहीं, यहाँ पे वैसे ऑप्शन समवेयर होना चाहिए। एक मिनट में देख लेता हूँ, वेट कर लो। द प्रेस इज फ्री, आई थिंक समवेयर होना चाहिए, फिर भी एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, वेट कर लेना। ओके ओके ओके, या समवेयर ही होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया। क्या ये समवेयर है कि नोवेयर, नोवेयर तो नहीं होगा, समवेयर। कि प्रेस जो है ना वो फ्री है दुनिया में, कुछ ही जगह पे, सभी जगह पे फ्री नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागनाइज द प्रेस, कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत केयरफुल, उन्हें केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, न कि प्रेस को संकुचित करना चाहिए, उसे अपने अंकुश में रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बनेगा पॉलिटिशियंस। बिल्कुल, प्रेस जो होती है वो अक्सर पॉलिटिशियंस के ही हाथ में होती है, जो पॉलिटिशियंस चाहते हैं वही बुलवाते हैं। अगर प्रेस वाले कुछ भी गलती किए तो उन्हें बेचारे को दुनिया छोड़ना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन मेक और ब्रेक द रेपुटेशन, कौन ऐसी चीज़ है जो आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत को बना भी सकती है और आपकी इज्जत को बिगाड़ भी सकती है। तो इसका भी राइट आंसर होगा द प्रेस कैन मेक और ब्रेक द रेपुटेशन। क्वेश्चन नंबर 41, द प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप बाय, प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा सेटअप किया गया, काकस्टॉन के द्वारा। इसी को मैंने बताया है आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 1476 ईस्वी में। द सेकेंड चीप सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, अच्छा चलो, पहला तो मैंने बताया कि न्यूज़पेपर की इनकम किस चीज़ से आती है, तो एडवर्टाइजमेंट से। अच्छा, दूसरा जो सोर्स है न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का वो क्या चीज़ है, तो द वेल्थ ऑफ ऑनर, द वेल्थ ऑफ ऑनर, जो मालिक होती है ना उनकी आमदनी ही, जो उनकी जो धन दौलत है वही उनकी जो है दूसरी स्रोत है न्यूज़पेपर के रेवेन्यू की। और ये तो हमारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन 43 को कट करेंगे। द एडिटोरियल पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर्स, देखो 43 के बदले ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल किया जाता है, कितने उसके मुख्य घटक हैं, कितने कारण हैं। तो इसका आंसर बनेगा बाय 2 चीफ फैक्टर्स। H.E. Bates also worked for some time as a dash, H.E. Bates मतलब किसकी ऑथर की बात कर रहा हूँ मैं, द अर्थ की बात कर रहा हूँ। H.E. Bates जो है उन्होंने किस तरह से कुछ दिनों तक जो है उन्होंने काम किया था। अच्छा, आपको जर्नलिस्ट का कुछ याद आ रहा है कि मैंने किसी लेसन में आपको जस्ट पढ़ाया ही होगा, सॉरी पिछले वाले वीडियो में, कि वो जर्नलिस्ट का काम करते हैं। छोड़ दो, हटाओ दो बातें को, जाने दो। पहले आप समझते हैं H.E. Bates का जन्म कहाँ पे होता है। H.E. Bates का जन्म जो होता है इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन टाउन में होता है। ध्यान रहेगा, इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन टाउन के, सेंट्रल इंग्लैंड बोलूँ तो इसे नॉर्थम्पटन टाउन में होता है, ठीक है। सुनते रहो बातों को। इनका जन्म इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन टाउन में होता है और बिल्कुल यही जर्नलिस्ट की तरह वर्क भी करते हैं कुछ दिनों के लिए स्टार्टिंग में। अच्छा, इनके बारे में एक और बात बताता हूँ। इनकी जो है ना सबसे पहली जो नॉवेल जो पब्लिश हुई थी जब ये मात्र 21 साल के थे, तभी इनकी पहली नॉवेल पब्लिश हुई थी। आई होप आपको ये कुछ बातें इनके बारे में याद रहेगी। लेकिन ये जो H.E. Bates जो लिखे हुए हैं, जो इनकी जो लेसन है द अर्थ, वह क्या है, उसका टाइप जो बनेगा वह बनेगा आपका शॉर्ट स्टोरी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ डैशलैंड, जॉनसन के पास कितनी जमीन थी। तो जॉनसन के पास 4 एकड़ की जमीन थी और 4 का स्पेलिंग फिर गलत हो गया है, तो यहाँ पे आप सही कर लेना। जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ 4 एकड़ लैंड। अच्छा, इसके अलावा उनके पास और क्या क्या थी, तो ध्यान रखना। इसके अलावा जॉनसन के पास जो थी, ये थी, क्या बोलता हूँ मैं, एक थी बॉनी ब्राउन मेयर। बॉनी ब्राउन, बॉनी मतलब बौनी, बिल्कुल भूटी सी नाटी सी, बॉनी ब्राउन मेयर, उनके पास ये थी एक भूरी कलर की नाटी सी घोड़ी। इसके अलावा उनके पास कुछ टूल्स थे, औजार। इसके अलावा उनके पास वुडन कार्ट मतलब एक लकड़ी की काठ की गाड़ी थी, ठीक है ना। इसके अलावा क्या थी, एक उनके पास प्लॉ थी, प्लॉ का मतलब होता है हल था,
था और इसके अलावा क्या थे उनके पास, एक 4 एकड़ की प्लॉट थी। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन की जो ज़मीन जो थी वह उधार थी किस व्यक्ति के पास, सैंडर्स नाम के व्यक्ति के पास। क्वेश्चन नंबर 40, अच्छा ओके एक मिनट, मिस्टर विटमोर नाम के व्यक्ति जिससे जॉनसन का बेटा बेंजी जो है पहली बार 4 एकड़ की प्लॉट खरीदता है जब वह 21 साल का होता है, जब उसके पापा जो हैं उसे पासबुक सौंपते हैं तो उस पैसे से वह जाके ज़मीन खरीदता है। जॉनसन वॉज ए पुअर डैश, जॉनसन एक गरीब क्या रहता है, किसान रहता है। कारपेंटर कौन रहता है, तो कारपेंटर सेबी के पापा रहते हैं। सेबी के पापा का नाम मैं भूल गया, क्या नाम था, एक मिनट देखो, मैं सेबी के पापा, आई थिंक सेबीज फादर वर्क ना, उनका कुछ नाम ही नहीं था, क्या मैं भूल गया। सेबीज फादर वर्क डैट, सेबी के पापा कहाँ पे काम करते थे, कारपेंटर शॉप। अच्छा एक मिनट और, जॉनसन के पापा जो थे ना वो एक लोकल प्रीचर थे। प्रीचर का मतलब तो उपदेश देने वाला, जो उपदेश खूब देते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल देता है, तो वह और कोई नहीं, यही जॉनसन नाम का नालायक बेटा रहता है। जॉनसन मैरी एट द एज ऑफ, ये क्वेश्चन देखो, अब इसी में मैंने 3 क्वेश्चन लगा रखा है। जॉनसन मैरी एट द एज ऑफ, जॉनसन शादी करता है कितनी साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में। डैश द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ इज, बेंजी की पत्नी का नाम क्या रहता है, तो बेंजी की पत्नी का नाम फ्लोरेंस रहता है। फ्लोरेंस इज द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ। द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड कीप फेंस, कौन ऐसा सुझाव दिया कि बेंजी को मुर्गी रखने का काम दे दो। तो जब बेंजी के पापा बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने सुझाव देता है कि इसे मुर्गी पालन दे दो। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी स्कूल छोड़ता है कितनी साल की उम्र में, मात्र 14 की उम्र में। अच्छा 12 की उम्र में कौन स्कूल छोड़ता है, क्या कुछ याद है, सेबी नाम का लड़का स्कूल छोड़ता है मात्र 12 की उम्र में। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, बेंजी अपने पेरेंट्स से कहता है, आप जब झगड़ा होने लगती उनके घर में बराबर, तो वो अपने पापा को कहता, मम्मी को, कि आप दोनों आज से किचन में खाओगे और हम लोग दूसरे रूम में, अनदर रूम में हम लोग खाएंगे या अदर रूम में। द अमाउंट ऑन द पासबुक इज डैश, उस अमाउंट कितनी थी उस पासबुक पे, वैसे उस पे जो थी मोर देन 230 पाउंड्स थी। एंड इट विल बी ऑन डैश ईयर्स, और ये कब हो जाएगी उसकी ये अमाउंट, जब वह बेंजी जो है 21 साल का हो जाएगा तब ये अमाउंट बेंजी की हो जाएगी। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, बेंजी के पेरेंट्स उसे नहीं पसंद करते थे क्योंकि उसकी भूरी आँख, वो बड़ी बड़ी सी टांग, वो लटकती हुई होठे, ऐसी बड़ी सी भयावह उसकी चेहरा, जिसकी वजह से बेंजी की पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते थे। इट मीन्स और कोई नहीं, फ्लोरेंस थी। फ्लोरेंस क्या थी वहाँ पे, फ्लोरेंस उसके यहाँ पे मेड थी, उसकी जो है ना वह मुर्गी वाले घर में वह मेड की तरह वर्क करती। बेंजी शुड बी अलाउड टू की, बेंजी को ये परमिशन दिया गया कि बेटा बेंजी अब तुम रखना शुरू करो मुर्गी। और शुरू में उसके पास कितनी मुर्गी थी, तो 10 से 12 मुर्गी थी, ध्यान रखना शुरू में 10 से 12। और जब बेंजी अपना स्कूल छोड़ा 14 वर्ष की उम्र में, तो उसके पास कितनी मुर्गी थी, तो 40 से 50 मुर्गी थी। अच्छा इसमें बुक में 2 नस्ल की मुर्गी की बात की गई। बेंजी जब एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उस न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि अरे जो वाइट लेगहॉर्न्स की मुर्गियां हैं ना, उसे अलग करके रखना चाहिए। किससे अलग करके रखना चाहिए, तो उसे अलग करके रखो रॉडी आइलैंड से। ये 2 मुर्गी की नस्ल है। और उसने पढ़ा कि यंग को जो है ना ओल्ड से, युवा को बुजुर्ग मुर्गी से दूर करके रखो, इससे मुर्गी का विकास होगा, मुर्गी तेजी में अंडा देगी। बेंजी लेफ्ट हिज पेरेंट्स ऑन द, बेंजी अपने मम्मी पापा को कहाँ छोड़ देता है, तो वह छोड़ता है पेवमेंट पे। ये सब क्वेश्चंस आगे आएंगे, मैंने लिख रखा है, फिर भी रिपीटेशन में दे रहा हूँ। फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन डैश आर टॉट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विस, बचपन से ही भारतीय डैश को सिखाया जाता है कि जो हमारी जो दाहिने हाथ होते हैं वो साफ सुथरा रखने की हाथ होती है, दाहिने हाथ। तो किसको सिखाया जाता था, फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन चिल्ड्रेन आर टॉट, इन भारतीय बच्चों को। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई हैज़ बीन रिटन बाय डैश इज एंड, और ये क्या हो गया, बाय रिटन बाय डैश, ये किसके द्वारा इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई लिखा गया है, तो इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स जर्मनी ग्री लिखी है आपके। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न,
जर्मनी ग्रीड, एंटन चेकव, अ मैरिज प्रपोजल, बर्टन रसेल, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, और पर्ल एसबर्ग, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। क्वेश्चन नंबर 55, आवर फूड वॉज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव्स इंस्टीड ऑफ प्लेट्स। जब हम पर्ल एसबर्ग जब गाँव में घूमने के लिए जाती है तो उनको गाँव के कुछ लोग उन्हें खाना परोसते हैं ताजे ताजे हरे भरे डैश पत्ते पे। किस पे? तो बनाना के मतलब केले के पत्ते पे। द लाइफ स्पैन इन इंडिया वॉज ओनली डैश ईयर्स। जो भारतीय लोग जो थे जब ब्रिटिशर्स रहते थे उस समय उनकी जीवन अवधि कितनी साल थी? मात्र 27 साल। द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रेकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कौशिकियन रेस। कहाँ के लोग ऐसे थे जिन्हें लोग पहचान सकते थे अलग अलग रंग नस्ल भेदभाव अलग अलग रंग नस्ल। कौशिकियन रेस का मतलब होता है अलग अलग रंग से बिलोंग करना। और वह लोग कहाँ के हैं? इंडिया के। इंडिया में आप देखते होंगे गोरे लोग भी हैं, काले लोग भी हैं, हल्के शामे रंग के भी हैं, हल्के बहुत ज़्यादा गोरे भी हैं। तो हर एक रंग के लोग भारत में पाए जाते हैं। वेयर वॉज एटिक सिविलाइजेशन। फिर देखो अब क्वेश्चन फिर से रिपीट आपको मिलेगा। आप सोच रहे होगे ना, अभी से सोच रहे होगे कि लगता है सर तो पूरा बुक करवा दिए, अभी तक तो 60 क्वेश्चन भी नहीं हुआ है, तो कैसे ये बोल रहे हैं कि हम 150 क्वेश्चन करवाएंगे। बिल्कुल हो, आप बिल्कुल पैसेंस से बैठे रहो। देखो मिक्सअप क्वेश्चंस मिलेगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, वेयर वॉज वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। एटिक सिविलाइजेशन कहाँ पे थी? तो एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस। एटिक सिविलाइजेशन ग्रीस में रहती है। अच्छा, फारोज कहाँ के शासक थे? तो इजिप्ट के थे, याद होगा। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। किसकी सेक्रीफाइस सोल एम थी, पवित्र ये एम थी? तो ऋषिज की थी। अब देखते जाओ ये रिपीट भी हो रहा है आपके साथ साथ। विच सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन ह्यूमन वांट्स। कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि निर्भर करती है हमारी चाहतों पे लेकर के, मतलब हम जितना चाहेंगे उतनी ही ज़्यादा हम उसको यूज़ करेंगे। तो कौन सी है? तो भारतीय सिविलाइजेशन होनी चाहिए। विच सिविलाइजेशन, एक मिनट यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, प्लीज़ गाइस एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा कंफर्म कर लूँ। Which civilization depends on human wants। बिल्कुल यहाँ पे जो है ना, सॉरी मैंने देखो मुझे लग रहा था, मुझे डाउट लगा इसलिए मैंने देखा। चलो कोई इशू नहीं है। हाँ, कौन सी ऐसी सभ्यता है जो मानव की चाह पे है? देखो एक्चुअली क्या होता है ना, वो मुझे लगा मैंने बार बार वेस्टर्न और यूरोपियन सिविलाइजेशन करवा दिया, तो मतलब मैंने इंडियन का डाल रखा है, तो ये थोड़ी सी हो जाती है ना। मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि कहीं गलत मैं आपको ना बता दूँ। आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तो इसीलिए मैं भी चेक कर लिया। चलो कोई इशू नहीं है। समझना क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी सभ्यता है कि वह निर्भर करती है कि मानव की चाह पे। अब देखो हमारी सभ्यता क्या कहती है, जो चीज़ें हैं उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करो। और मानव की चाह मतलब बढ़ते ही रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। और वह कौन सी सभ्यता है? वेस्टर्न बोले या यूरोपियन सिविलाइजेशन बोले, ठीक है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन र्यून फॉर इंडिया। फिर देखो मैंने क्वेश्चन लगा दिया है ना आपको मैंने बताया था ना कि कौन सी सभ्यता का मतलब है भारत की बर्बादी, तो वो और कोई नहीं, यूरोपीय सभ्यता। गांधी जी प्रिफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू डैश। गांधी जी महत्व देते थे स्पिरिचुअलिज्म को, किसके तुलना में? वह देते थे मैटेरियलिज्म, मतलब ज़्यादातर की जो वस्तु ये जो मटेरियल होती है, जो आज ऐश आराम की जो हम मशीनें जो हैं यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन को वह ज़्यादा महत्व देते थे। टू गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती के अकॉर्डिंग गुजरात सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट, एक सही तरीके से बिहेव करने का जरिया। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी। वेल्थ और लग्जरी जो है किसको खुश नहीं कर सकता है? तो वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी या डू नॉट मेक अ पर्सन हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 63, द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिस्ट। किस किस की जगह के बीच को किसानी खेती करने लायक बनाया गया? तो लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास, जिसे हम चेन्नई कहते हैं। बिल्कुल, आई चेन्नई एक्सप्रेस।
आई वॉज कॉल्ड टू किल आर डेंजरस। जब पर्ल एसबर्ग उस वहाँ पे गांव में जब घूम रही थी तो उस घर के मालिक को बाहर जाते हैं और बाहर से जब वो अंदर आते हैं तो ये बड़बड़ाते हुए आते हैं कि अरे मुझसे बार बार ये जहरीले सांप को मारने के लिए ये लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। इट मीन्स उन्हें कहा गया कि आई वॉज टू कॉल ए किल्ड ए डेंजरस स्नेक। कहाँ की लाइन है? इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आए। आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, देख लो आपको लेसन एक पहले लेसन फिर फोर्थ लेसन 3 लेसन मिक्सड अप क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छी रिवीजन होगी। सो गाइस प्लीज अंत तक जरूर देखो। आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने मशीनों की खोज नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज दे डिड नॉट लाइक, बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव। हम वो जानते थे हम लोग उस मशीन के गुलाम बन जाएंगे। और आज बिल्कुल सही है, हमें कहीं जाना भी होता है तो हम आज मशीन पे बिल्कुल डिपेंडेंट बन चुके हैं। आवर एंसेस्टर्स इंजॉय डैश रूल, हमारे जो पूर्वज थे वह कौन सी रूल को इंजॉय करते थे? तो आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल। सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टूवर्ड्स वन अनदर, सिविलाइजेशन हमें सिखाती है एक दूसरे व्यक्ति से फ्रेंडली, कैसे हम एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहे, ये चीज़ सिविलाइजेशन हमें सिखाती है। What characterize न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो उसकी विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो क्वाइट कॉन्फिडेंस, मतलब इसके अंदर हल्की सी आत्मविश्वास एंड अनएल्डिंग आइडियलिज्म्स, और इसके अंदर आदर्शवादी जो कि ये भारत के अंदर जो है ये चीज़ें जो है निखर के आई। ये लाइन कहाँ की है? तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये भाषण दिया, कब दिया? 1967 में। क्या पढ़ने के बाद? वह भारत के राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पे होता है? कहीं और नहीं, हैदराबाद में। डॉक्टर जाकिर हुसैन आर ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सेवा किया है गवर्नर के रूप में। कहाँ के? तो बिहार के। डॉक्टर हुसैन इंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी, डैश ह्यूमिनिटी, कैसी उन्होंने कैसी विनम्रता के साथ, तो प्रेफुल, एक सादगी, पूजा पाठ भावना, ऐसी भावना, प्रार्थना भावना से वह उस प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रवेश किए थे। हु वॉज ए मैन ऑफ नॉलेज एंड हैड मच एक्सपीरियंस, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत सारा नॉलेज, ज्ञान और बहुत सारा अनुभव था पॉलिटिक्स में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज ए रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन भी याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन आएगा हु वॉज ए रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है हु ब्रॉट अ लॉट ऑफ एजुकेशन टू द प्रेसिडेंसी, किसने बहुत बड़ा शिक्षाविद व्यक्ति को राजनीति में उठा के लाया? तो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही होंगे। डॉक्टर हुसैन सेज दैट पास्ट इज स्टिल, डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि हमारे जो अतीत है वो आज भी आजीवित है, अलाइव। डॉक्टर हुसैन वॉज ए ग्रेट डैश एंड एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, डॉक्टर हुसैन क्या थे? डॉक्टर हुसैन वॉज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, फ्रीडम फाइटर एंड एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। वह एक महान नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। द एडिटोरियल पॉलिसी वॉज कंट्रोल्ड बाई डैश चीफ फैक्टर्स, जो भारत की जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो उससे कंट्रोल की जाती है कितने मुख्य घटक के द्वारा? तो उसके मुख्यतः 2 घटक होते हैं। फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच ऑफ डैश डेमोक्रेसी, एक स्वतंत्र और साफ सुथरा, ये जो है एक ट्रू वॉच ऑफ डैश डेमोक्रेसी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अ ट्रू वॉच ऑफ डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, डॉक्टर हुसैन टेक्स ओथ फॉर लॉयलिटी टू द डैश, डॉक्टर हुसैन ने यह शपथ लिया कि मैं निष्ठापूर्वक निभाऊंगा किसे? मतलब प्रेसिडेंट बने, और प्रेसिडेंट इट मीन्स राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का काम क्या होता है? संविधान से जुड़ी हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे आप सबने मनाया होगा 26 नवंबर को। गार्लैंड्स ऑफ डैश वर गिवन टू ए न्यू बेबी, बिल्कुल आपसे फिर रिपीटेशन मैंने दिया है कि आपको याद आ रहा है किस चीज का माला पहनाया जाता है एक नए बच्चे को? तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था टर्मरिक एंड लहसुन, इट मीन्स टर्मरिक एंड गार्लिक्स। आई होप आपको याद आ रहे होंगे गार्लिक्स। डॉक्टर हुसैन टेक्स ओथ फॉर द लॉयलिटी टू द, एक मिनट, ये क्वेश्चन रिपीट क्यों नहीं, रिपीट नहीं हुआ, ये आगा ना।
डॉक्टर हुसैन एक्सप्रेसेस हिज हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टू द पीपल ऑफ डैश। डॉक्टर हुसैन व्यक्त करते हैं अपनी खुशी और आभार प्रकट करते हैं किस लोगों के लिए, तो जिस जहाँ की लोगों ने इन्हें चुना उस जगह के लोगों के लिए, और कहाँ के ये प्रेसिडेंट थे, तो इंडिया के लिए। डैश इन्फेंट एंड मदर मॉर्टेलिटी इज ग्रेटर इन डैश बर्थ। फिर क्वेश्चन आ गया, देखो आप हुसैन पढ़ रहे हो, उसमें मैंने मदर बर्थ डाल दिया, ये कैसे कर देते हो सर, आप कंफ्यूज करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अपने आप को ऐसे बिल्डअप करो। तो इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, और मदर मॉर्टेलिटी मतलब मातृ मृत्यु दर जो है इज ग्रेटर इन, वह बहुत ज़्यादा है, कब थी, इन ट्रेडिशनल बर्थ, पहले की जो बर्थ होती थी पुराने समय में वह ज़्यादा होती थी इन ट्रेडिशनल बर्थ। एजुकेशन इज अ प्राइम डैश फॉर नेशन बिल्डिंग। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं शिक्षा एक महत्वपूर्ण ये इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। नानू काका लुक्ड लाइक, नानू काका किस तरह दिखते थे, तो डेक्कनी ब्राह्मण जमींदार की तरह वह दिखते थे जो एक्सपर्ट थे झूठ बोलने में। बेंजी अंडरस्टूड द डैश अबाउट अ हैन। बेंजी समझता था मुर्गी के बारे में, क्या समझता था, फर्स्ट एंड लास्ट थिंग। बेंजी समझता पहली और आखिरी चीज़ मुर्गी के बारे में, हर एक बात जानता मुर्गी के बारे में, उसे से मुर्गी के लिए कुछ भी पूछो सब बताता। नानू काका वॉज द नैरेटर्स। नानू काका नैरेटर के लेखक के कौन थे, तो नानू काका लेखक, इट मीन्स किसके नानू काका, नानू काका किसके कैरेक्टर है, तो नानू काका है आपके ये आर्टिस्ट नहीं, नानू काका अ पिंच ऑफ स्नफ, सॉरी अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ के ऑथर कौन बनते हैं, मनोहर मलगांवकर। और नानू काका वॉज द नैरेटर। नानू काका नैरेटर के कौन रहते, तो नानू काका नैरेटर के ये क्या हो जाता पता नहीं, ये राइट करोगे मैटरनल अंकल, यहाँ पे राइट आंसर होगा मैटरनल अंकल। नानू काका वेंट टू द डैश टू सी द मिनिस्टर्स। नानू काका गए डैश का किसको मिलने के लिए, मिनिस्टर से। तो नानू काका वेंट टू द कौन सी ब्लॉक जाते, तो नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं वह मिनिस्टर से मिलने के लिए। नानू काका रॉट हिज नेम एंड द एड्रेस ऑफ द डैश ऑन द विजिटर्स रजिस्टर। जब नानू काका जाते हैं ना वो मंत्री से मिलने के लिए, तो मंत्री से तो मिलते तो नहीं है, फेंक फेंक के वहाँ से चलते हैं, और वो क्या करते हैं उसके रजिस्टर में, विजिटर वाले रजिस्टर में अपना नाम लिख देते हैं और अपने नाम के आगे लगा देते हैं हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर। मतलब महाराजा कहाँ के, निन्नौर के महाराजा के वंशानुगत पंडित हूँ मैं। और उसके आगे लिखते हैं पता, किसकी लिखते हैं, तो नैरेटर। नैरेटर का मतलब मनोहर मलगांवकर की वह पता को लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, नानू काका इज द मैन कैरेक्टर ऑफ। नानू काका किसके कैरेक्टर हैं, तो नानू काका जो है आपके कैरेक्टर बनेंगे अ पिंच ऑफ स्नफ। द आर्टिस्ट की जो मेन कैरेक्टर है वह बनता है आपका सेबी। द अर्थ का जो मेन कैरेक्टर है वह बनता है आपका बेंजी। और अब मैरिज प्रपोजल का जो बनता है वह बनता है नतालिया और लोमोव। अच्छा, ये नतालिया और लोमोव का क्वेश्चन एक भी अभी तक नहीं आया है ना, कहाँ चला गया क्वेश्चंस। नानू काका ट्रैवल्ड इन द सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश। नानू काका ये मैनेज कर लेते थे ट्रैवल करना कौन सी श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में, कौन सी टिकट में, थर्ड क्लास की टिकट में। मतलब लेते थर्ड क्लास की टिकट और सेकेंड क्लास में चले आते थे। द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ इज ए वुमेन ऑफ डैश। जो पहली जो प्रेसिडेंट बनी थी जनरल असेंबली की, यूएनओ की, वह कहाँ की महिला थी, वह महिला थी हमारी भारत की। रिलीजन इज प्रेजेंट एवर इन डैश लाइफ। ये जो पर्ल इस वक्त जब इंडिया में आती है और घूम के जाती है तो कहती है कि आज भी भारतीय लोगों में ना धर्म भावना आज भी छिपी हुई है। कश्मीर वॉज अटैक्ड बाय डैश इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप। कश्मीर पे आक्रमण किया गया किसके, यूरोप के कौन लोगों के द्वारा, तो वाइट बारबेरियन के द्वारा। इंडियन पीजेंट्स आर डैश दैन चाइनीज काउंटर पार्ट्स। इंडियन पीजेंट्स भारतीय किसान जो हैं वह क्या है, चाइनीज किसान से, तो चाइनीज किसान से वह और भी गरीब है, पुअरर। नाम लिया शैतान हाजी। लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड। लोमोव कितना साल का रहता है, 35। नतालिया 25, ध्यान रखोगे। और द नरेटर वॉज द डैश ऑन प्रोवेशन। देखो मतलब नरेटर का मतलब यहाँ पे मनोहर मलगांवकर की मैं बात कर रहा हूँ। द मनोहर मलगांवकर वॉज ऑन द अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोवेशन। मनोहर मलगांवकर अंडर सेक्रेटरी था। नानू काका मैनेज्ड अ कार फ्रॉम सिक्का ऑटो डीलर बाय द हेल्प ऑफ ए डैश। नानू काका ने मैनेज किया एक कार, कौन से ऑटो डीलर से जाके, सिक्का ऑटो डीलर से। किसकी मदद से, अरे धोबी की मदद से। आपने याद करोगे वह बुलाते हैं धोबी को, उसके
उसको देते अपना कोट, उसमें 1000 का वो चेक लिख के देते हैं और बोलते जा बेटा दौड़ के, मैं जा रहा हूँ सिक्का ऑटो डीलर के पास, तू दौड़ते दौड़ते आ जाना मेरे पास सिक्का लेने के लिए। और जब ऐसा दिखाना कि मेरे पास मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। और उसके बाद वो धोबी को देते हैं 2 रुपये का, क्या देते हैं, रिवॉर्ड। बोलते जा बेटा तूने इतना दे दिया मुझे ना, मेरा 1000 रुपये का नोट ये चेक, तो इसीलिए मैं तुम्हें 2 रुपये देता हूँ रिवॉर्ड के रूप में। डैश वॉज ए ग्रेट ऑडिटर एंड ह्यूमनिस्ट, कोई डाउट नहीं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अचीव्स द अर्थ, गांधी जी, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट हो जाएगा राइट आंसर। 95 आई हैव अ ड्रीम हैज बीन रिपीटेड, देखो आ गया ना, कितनी बार रिपीट की गई, 8 टाइम्स। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कैसी रंग भेदभाव वाली डिस्क्रिमिनेशन को वह नापसंद करते हैं। माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाई द कलर बट बाई द कैरेक्टर वॉज सेड बाय, मेरे बच्चों को कोई नहीं पहचाने, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को मेरे रंग के द्वारा चुने, बट कि उसको चुने उसके गुणों के द्वारा। ये लाइन किसने कही है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं। 98 सेबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग, सेबी का हॉबी क्या रहता है, कलेक्ट करना। अर्ट ये क्या कर दिया, गॉड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, गॉड्स होगा। बेंजी पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, बेंजी का हॉबी क्या रहता है, वह मुर्गी को कलेक्ट करना। लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, लोमोव एक कैसे स्वभाव का व्यक्ति था, तो लोमोव इज अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, वह एक नर्वस जल्दी घबरा जाता था। सेबी लिव्ड इन, सेबी कहाँ रहता था, हार्बर टाउन में। तो गाइस हमारे हो गए 100 क्वेश्चन, बट भागना मत, अभी और क्वेश्चंस बाकी हैं। द टीचर गेव दैट गॉड टू द डैश, वह टीचर जो है ये लौकी देते हैं, किसको देते हैं लौकी, तो टीचर जब वह देख लेते हैं एक दिन सेबी को, अच्छा कौन से टीचर रहते हैं, वह टीचर रहते हैं एथिक्स के, ये भी ध्यान रखोगे। तो वह देते हैं, किसको देते हैं, पॉटर को, तभी तो पॉटर लेके बेचता है ना, कितने में, 50 येन में। और वह क्यूरियो डीलर कितना बेचता है, 600 येन में बेचता है। ए डैश वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस रिचुअल्स एंड कस्टम्स, कौन सी महिलाओं को अलग अलग तरह की रीति रिवाज और उसके नियम कानून को मानना पड़ता है, तो एक प्रेग्नेंट महिला को मानना पड़ता है। जर्मनी ग्रीड इज एन डैश राइटर, जर्मनी ग्रीड कौन सी जगह से बिलोंग करती है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, ऑस्ट्रेलियन राइटर। चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन, जो बच्चे 5 और 6 साल के अंदर होते हैं, 5 और 6 साल के अंदर होते हैं, उसकी देख रेख की जाती है, किसके द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा। कहाँ पे, तो बांग्लादेश में, ये जर्मनी ग्रीड कहती है। डोरोथी एल सायर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री, डोरोथी एल सायर्स कहती है प्रेस फ्री है, कहाँ पे फ्री है, समवेयर, कहीं कहीं पे फ्री है, सब जगह नहीं। और सबसे ज़्यादा फ्री कौन है, तो वह है फ्री ग्रेट ब्रिटेन की। द टेंडेंसी ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू डैश इमोरलिटी, जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है किसकी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, वेस्टर्न सभ्यता की, क्या करना, अनैतिकता को क्या करना, प्रोपोगेट, प्रचार प्रसार करना। अच्छा, एलावेट मोरल बीइंग अगर लिखा आ जाए, एलावेट मोरल बीइंग, तो ये इसका आंसर होगा द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज, अगर पूछते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन की टेंडेंसी क्या है, तो उसका राइट आंसर होगा एलावेट मोरल बीइंग। एलावेट का मतलब ये होता है प्रचार प्रसार करना, किस चीज़ को, तो नैतिकता को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 चीफ फैक्टर्स। डोरोथी एल सायर्स बिलोंग्ड टू, डोरोथी एल सायर्स का संबंध कौन सी जगह से है, तो ये इनका संबंध ब्रिटेन, इट मीन्स इंग्लैंड से है। बेंजी गॉट हिज पासबुक फ्रॉम हिज पेरेंट्स एट द एज ऑफ, बेंजी को पासबुक कब मिलता है, 21 साल की उम्र में। और वह बेंजी उस पैसे से क्या करता है, बेंजी जाता, अच्छा उसमें पैसे कितने रहते हैं, तो मोर देन 230 पाउंड्स उस पर रहते हैं, ये भी चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। द अमाउंट इन द पासबुक इज मोर देन, उस पर कितने अमाउंट्स होते हैं, तो टोटल 200, मोर देन 230 पाउंड्स रहते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड बे टू एंगेज बेंजी इन वर्क लाइक कीपिंग, डॉक्टर एडवाइस देते हैं बेंजी के मम्मी पापा को कि आप बेंजी को क्या करो, उसे बिजी रखो, व्यस्त रखो, जैसे कि उसे पालन करने दे दो मुर्गियों को। 112 बेंजीज फादर वाज ए लोकल, बेंजी के पापा एक लोकल क्या रहते हैं, प्रीचर, वक्ता, प्रवक्ता रहते हैं। एचिवेट्स बिलोंग टू, एचिवेट्स का संबंध कहाँ से है, तो आपको मैंने पहले बताया, ये एक नॉर्थम्पटन टाउन, सेंट्रल इंग्लैंड में इनका जन्म होता है, इसीलिए ये जो है ये जर्नलिस्ट थे और इनका ब्रिटेन इंग्लैंड से संबंध है।
पर्ल एसबक एडवाइज द डैश नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। पर्ल एसबक एडवाइज करते हैं कि आप हर एक चीज़ के लिए ब्रिटिशर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। किसको वह करते हैं? तो वह जब इंडिया में आती है घूमने के लिए तो इंडियंस पीपल को कहते हैं। डैश विजिटेड एन एनार्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बांटू पेशेंट्स इन साउथ अफ्रीका। कौन गए घूमने के लिए एक बहुत ही बड़े एक हॉस्पिटल में, आधुनिक हॉस्पिटल में, जहाँ पे साउथ अफ्रीका के बांटू पेशेंट्स के लिए? तो वह थे शीला छितिंजर। शीला छितिंजर जाती हैं। बर्टन रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन। बर्टन रसेल को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। 1950 में उन्हें सम्मानित किया गया था। Bertrand Russell was a great philosopher, historian, mathematician, commentator, and advocate for बर्टन रसेल जो है एक महान फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन भी थे, कमेंटेटर भी थे और एडवोकेट करते थे। किस चीज़ के लिए? तो सोशल रिफॉर्मर। सोशल मीडिया, रिलीजियस, पॉलिटिक्स के लिए नहीं, वह सोशल रिफॉर्मर के लिए भी जो है वह वकालत किया करते थे। क्वेश्चन एंड 118 मैन स्टार्टेड टू टेम एंड वर्शिप देम। आदमी जो थे, पहले जो अर्ली मैन थे, उन्होंने शुरू किया पालन पोषण करना और उनकी पूजा करना। किसकी? तो उन्होंने शुरू किया था एनिमल्स की। नंबर 119 पर्ल एसबक केम इंडिया टू। पर्ल एसबक इंडिया आई थी क्या देखने के लिए? ताजमहल नहीं, फतेहपुर सिकरी वो भी नहीं, वो आई थी दो लोगों के बीचों की वार्तालाप को सुनने की। एक जो पीजेंट्स जो बिलोंग करते थे गांव से और एक जो यंगस्टर्स जो कि बिलोंग करते थे सिटीज़ से, ये ध्यान रखेंगे। 120 पर्ल एसबक ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज ए डैश। पर्ल एसबक जो है वर्क की कुछ समय के लिए किस रूप में वह काम की है? तो आई होप यहाँ पे जर्नलिस्ट आंसर होना चाहिए, बट वेट करें मैं आपको एक बार कंफर्म करता हूँ, ये आंसर जर्नलिस्ट ही होना चाहिए। पर्ल एसबक इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई जो है। एक्चुअली मैं आपको गलत बता दूँ तो आप लोग कमेंट करके करते हो सर गलत बता दियो, इसलिए 1 मिनट बस मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे ये जर्नलिस्ट ही होगी, ठीक है। वैसे अगर मुझे फिर भी डाउट आ रहा है, एक्चुअली मैंने देखा नहीं सही ढंग से। इनका एग्जैक्टली वर्ड मुझे मिल नहीं पा रहा है। जाने दो, कोई नहीं। वैसे मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। पर्ल एसबक ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज। इसे आप स्किप करना, मैं आपको इसे अगर होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा। वैसे ध्यान रखना पर्ल एसबक के बारे में और कुछ मैं बातें बताता हूँ, इस क्वेश्चन को स्किप करो। बाय बर्थ पर्ल एसबक वॉज डैश एंड रियर्ड इन डैश। जन्म से पर्ल एसबक डैश थी और इनका पालन पोषण डैश कहाँ पे होता है? बाय हर मिशनरी पेरेंट्स। तो जन्म से पर्ल एसबक एक अमेरिकन थी और इनका पालन पोषण जो होता है वह चाइना में होता है। और इनकी एक फैमिली में एक डॉक्टर थे जो कि इंडिया से बिलोंग करते। देखो इसमें 5 ऑप्शंस मैंने दिए, 5 ऑप्शंस आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो बाय बर्थ पर्ल एसबक वॉज एन अमेरिकन। जन्म से वो एक अमेरिकन थी और इनका रियर्ड इन, इनका पालन पोषण होता है चाइना में। रियर्ड इन चाइनीज़ बाय हर मिशनरी पेरेंट्स, इनके गोद लिए गए पेरेंट्स के द्वारा। और इनकी एक फैमिली डॉक्टर थी जो कि बिलोंग करते हैं इंडिया से। अच्छा, ये जो आपका जो है ना माई सेवरल वर्ड्स जो है जहाँ से इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई लिया गया है। पर्ल एसबक ट्रैवलॉग थी, मतलब वो उनको जो है ना यात्रा करके बातों को लिखना, बहुत ज़्यादा भ्रमण करना बहुत पसंद था। मेमोयर लिखना, किसी जगह की यादगार चीज़ों को इन्हें लिखना, ये ज़्यादा पसंद था। कम माई बिलव्ड, जब ये इंडिया से रिटर्न जाती है तो उसके बाद इन्होंने ये बुक लिखा था, कम माई बिलव्ड। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है पर्ल एसबक रॉट अ बुक आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया, तो आपका राइट आंसर होगा कम माई बिलव्ड। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज रिटन बाय इज टेकन फ्रॉम विच बुक, तो आपका राइट आंसर होगा माई सेवरल वर्ड्स। बस अब 10 क्वेश्चंस और होंगे, आई होपफुली सभी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे लास्ट तक जरूर देखना। द वर्थ ऑफ ऑक्स मीडोज इज अबाउट, जो ऑक्स मीडो को लेके झगड़ा होता है, अ मैरिज प्रपोजल जिसको मैं ढूंढ रहा था, उसकी कितनी दाम थी? 300 रुपीज़ दाम थी।
कॉलोनाइजेशंस हैज़ मेड द इंडिया, कॉलोनाइजेशन जो है वह भारत को और जो वह बना दी, क्या बना दी, एनर्वेटेड, एनर्वेटेड का मतलब होता है हतोत्साह कर देना। क्वेश्चन नंबर 124, लोमोव एंड नतालिया स्टार्टेड क्वारलिंग ओवर, लोमोव जो कि आता है प्रपोज करने के लिए सुबह सुबह कोट वगैरह पहन के, नतालिया को 35 साल का लड़का 25 साल की लड़की को वह क्या झगड़ना शुरू कर देता है, प्रपोज क्या करेगा, वह तो झगड़ना शुरू करता है एक ऑक्स मीडो को लेकर के। लोमोव वांटेड टू डैश नतालिया, लोमोव नतालिया को क्या करना चाहता था, मारना चाहता था, नहीं, लोमोव बहुत अच्छा लड़का था, उससे वह प्यार करता था, मैरी करना चाहता था। देखो इसमें हर एक क्वेश्चन आपके पास, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड होनी चाहिए, फिर भी देख लेता हूँ। मैरिज is a dash, sorry, a marriage proposal is a dash act play, a marriage proposal is a one act play। और मैरिज प्रपोजल ये आपका एक ड्रामा है, कैसा ड्रामा है, तो कॉमेडी ड्रामा है, ध्यान रखेंगे। डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुकॉव, चुबुकॉव की डॉटर का नाम क्या रहता है, तो चुबुकॉव की डॉटर का नाम नतालिया रहता है, और नतालिया कौन रहती है, लोमोव का नाइवर रहता है। द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज, लोमोव के कुत्ते का नाम क्या रहता है, तो लोमोव एक लड़का है और वह गेस पेपर से पढ़ना पसंद करता है, गेस रहता है। द नेम ऑफ नतालियाज डॉग इज, नतालिया के डॉग का नाम क्या होता है, लीप रहता है। डैश सेज डैट ही इज हैविंग अ हार्ट फेल्यूर, कौन ऐसी लाइन बार बार कहता है, मुझे दिल की धड़कन की बीमारी है, ऐसा बार बार कौन कहता है, तो ये लोमोव कहता, बेचारा बच्चा था। लोमोव्स डॉग हैज़ टू डिफेक्ट, ही इज़ ओल्ड एंड इज डैश टू शॉर्ट, लोमोव की कुत्ते की दो कमी थी, पहला वो तो बूढ़ा था और दूसरा उसका बहुत छोटा क्या था, उसका मजल, मजल का मतलब होता है थुथुन, उसका बहुत छोटा था। एंटन चेकअप बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग डैश, एंटन चेकअप ने अपनी करियर, अपना जो उनका जो करियर जो शुरू किए वो क्या चीज़ लिखने से शुरू किए थे, वह कॉमिक्स स्केचेस लिखना शुरू किए थे। बालहंस, चंपक पढ़ तो रखे होगे ना, मैंने भी बचपन में पढ़ा था इसलिए मुझे याद है, मैंने बताया आपको, कॉमिक्स स्केचेस। चुबुकॉव वॉज ए डैश, चुबुकॉव क्या था, तो चुबुकॉव जो था एक लैंड ऑनर था, वह एक जमींदार व्यक्ति था। पर्लेसबर्ग रॉट द बुक, इसीलिए तो ये लोमोव गया उसकी बेटी को प्रपोज करने। पर्लेसबर्ग रॉट द बुक डैश आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया, पर्लेसबर्ग भारत से वापस आने के बाद कौन सी बुक लिखते हैं, तो कम माई बिलॉव्ड, याद रहेगा, बिलॉव्ड का मतलब होता है प्रेमिका। पर्लेसबर्ग सेड दैट द एल्डर्स वर रिस्पेक्टेड बाय द, पर्लेसबर्ग कहती है कि जो एल्डर्स हैं भारत में उससे सम्मान लोग करते हैं, कौन करते हैं, यंगस्टर्स, युवा वर्ग के लोग। सी हैड एंड डैश डॉक्टर, पर्लेसबर्ग की एक कैसी डॉक्टर थी, तो एक इंडियन डॉक्टर थी। आई होप आपकी ये लास्ट स्लाइड हो, बिल्कुल ये आपकी लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर द वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा हो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ना करना भूलें। अगर कोई भी तरह की डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।